कर रहे थे, क्यों करें, फिफ्थ शेड्यूल क्यों चाहिए। तो आप ये अधिकार जो संविधान ये बचाने के लिए आपको उस चीज़ को लेना पड़े, तो पहले ये महसूस करना होगा, है ना, कि आपको एक, इसको मैं कह सकता हूँ कट्टर आदिवासी कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं उसको, मतलब वो फीलिंग आनी चाहिए। तो वो होने के बाद में, जैसे आज मैं कहता हूँ हिंदुत्व की विचारधारा चल रही है कि नहीं भाई, चल रही है, वो विचारधारा से चल रही है। तो आदिवासी आंदोलन के लिए पहला शर्त क्या है, आदिवासी की विचारधारा, और आपको महसूस करना होगा इन तमाम बातों को। इसके बाद आपको शुरुआत कैसे करनी होगी, आदिवासियों के बारे में हमारा जो पूर्वज लोग जो चला के गए वो सही था कि अभी वाला सही है, बताइए। हमारे पूर्वज लोग बहुत सारा परंपरागत ढंग से, चाहे सिविल लॉ हो, स्वशासन हो, खेती बाड़ी हो, है ना, कि जो समझ उनकी थी वो ज्यादा बेहतर थी ना आज वाला है। वो जो कर गए वो बेहतर था, और उसी को हमको क्या करना है, नए तरीके से करना है, आधुनिकीकरण के साथ करना है, लेकिन फॉर्मूला वही सही है। तो हमारा समाज के अंदर में आपको संवैधानिक अधिकार के रूप में पेशा कानून आने के बाद, उससे पहले भी हमारा जहां भी आदिवासी रहेगा वहां पर उनका गांव स्तर पर स्वशासन का व्यवस्था है कि नहीं है, सो बताइए। स्वशासन का व्यवस्था है कि नहीं है। संताल में क्या बोलते हैं उसको, माझी से स्टार्ट होगा, माझी प्रगनक जाएगा। मुंडा एरिया में क्या होगा, मानकी हो एरिया में वो होगा, मुंडा मानकी होगा, तो मुंडा होगा इकाई होगी। अगर सब मुंडा एरिया में जाएंगे तो उनका होता है पढ़ा सिस्टम होता है, उड़ाव एरिया में जाएंगे तो पढ़ा सिस्टम होता है। इसी तरह से आप जाएंगे होता है हमारा खड़िया समाज में होता है। इसका मतलब है सबसे छोटी इकाई हमारे गांव की कौन सी है, हर गांव में है, ठीक है। तो आज इसके महत्व को हम इसके मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मोस्टली हमारे नए जनरेशन के लोग समझते हैं ये बेकार है। क्या समझते हैं, बेकार है। देखिए हमारा जो किसी गांव में अगर मुंडा है, उस गांव का ग्राम हेड है वो, और ये परंपरागत है या चुनाव वाला है, परंपरागत है। अभी कनुला साहब बोल रहे थे कि अगला चुनाव जो होगा ना, मुखिया चुनाव और जो भी चुनाव होगा वो क्या होगा, पार्टी सिस्टम से होगा। और पार्टी सिस्टम से होगा तो गांव दो भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा, और लड़ाई होगी कि नहीं होगी। अब कुछ को लोग दलाल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अब दलाल लोग उसका खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे। पर ट्राइब का जंगल का अधिकार खत्म, माइंस का अधिकार खत्म है कि नहीं, आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट खत्म, सब खत्म हो जाएगा। तो दिक्कू यही चाहता है। तो ट्राइब को अगर अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ग्राम स्तर में बैठना पड़ेगा, है ना। सभी पढ़े लिखे लोगों को बैठनी होगी, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये छोटी इकाई सामूहिक निर्णय से चलेगी, चाहे हमारा गांव का अगुआ कितना भी बुर्बक कुरान पढ़ क्यों ना हो। निर्णय तो सामूहिक होगा ना भाई, वो व्यक्ति तो सिंबॉलिक है। और पेशा कानून के अंतर्गत में इसी बात को पहचान दी गई। 243M के अंदर में चुनाव को रोक लगाया गया था, इसीलिए कहा कि प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंडेड इन शेड्यूल एरिया, तो फिफ्थ शेड्यूल एरिया, अब एरिया ही नहीं है तो कैसे पैसा लागू होगा, स्वशासन कैसे मिलेगा आपको। लेकिन पहली शर्त क्या है, आदिवासियों का अपना स्वशासन व्यवस्था था बोल के ना आपको मान्यता मिला, आपको था बोल के मिला या आपको ऐसे कोई दे दिया, था इसलिए मिला। तो हमको उस चीज को हमको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, करना चाहिए। आज देखिए ग्राम स्तर पर 3 तरह के पंचायतों की कंफ्यूजन हो रही है। पहला लोग बोल रहे हैं, वो चूंकि झारखंड में जब पहली सरकार बनी 2001 में, तो उस समय में बाबूलाल मरांडी जी के समय में ग्राम प्रधान कौन होगा बोल करके उन्होंने ग्राम सभा बनवा दिया और ग्राम हेड का नाम जल्दी दीजिए। लेकिन उस गजट में लिखा गया कि ग्राम प्रधान का हेड ट्रेडिशनल होगा, जो होगा माझी, परिणय, मानकी, मुंडा, यथा, है ना, महतो, या अगर सर्वसम्मति से चुनाव व्यक्ति अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई को मान्यता दी गई। आज गांव में हमारे साथ समस्या क्या आ रही है कि भाई कोई कह रहा है कि वो सरकारी ग्राम सभा, कोई कह रहा है ट्रेडिशनल ग्राम सभा, कोई कह रहा है फॉरेस्ट राइट वाला ग्राम सभा। अब 3 तरह का ग्राम सभा, 3 को मुंडी हो गया। तो कंफ्यूजन किसके अंदर है, हमारे अंदर है कंफ्यूजन कि भाई कौन सी ग्राम सभा को लेकर चले। तो यही है दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, आगे अगर हमको सशक्त बनना होगा तो आपको एक आंदोलन खड़ा करनी होगी। उस आंदोलन के अंदर में ग्राम सभा से शुरुआत करना पड़ेगा, है ना। और ग्राम सभा को मजबूत करते हुए अगर एक ग्राम सभा के अंदर में लोग एक साथ बैठकर निर्णय ले सकते हैं, और तो वो क्या होगा कि हाँ क्या क्या चाहिए, पहले नॉलेज की जरूरत होगी। कुछ लोगों को जैसे एक सेमिनार होगा ऐसे नॉलेज लेना पड़ेगा, फिर सभाएं करनी होगी, सभा में सामूहिक निर्णय के माध्यम से। चूंकि झारखंड में हम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि योजना भी बनेगा तो ग्राम सभा पारित करेगा, उस ग्राम सभा के सीमा के अंदर बालू का पैसा भी ग्राम सभा को मिल सकता है, फॉरेस्ट राइट के अंदर जो लकड़ी माइनर फॉरेस्ट उसका पैसा भी उनको मिल सकता है। तो इस तरह से अगर हम ग्राम सभा को सशक्त करते हैं, एक गांव होगा सशक्त, 2 गांव होगा, इसके बाद में उसका जो 20-30 गांव का एक सभा होता है, ट्रेडिशनल होता है कि नहीं, ये बैठ सकता है। इसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है एक साथ अपने विधायिका को, नेता को चुन सकते हैं। मैंने पिछले चुनाव 2019 के चुनाव में प्रयोग किया। हम लोग लगातार हम फील्ड पर जाते रहे और पहले हमने क्या किया,
अपने स्कूल के जितने भी टॉपर लोग थे, अपने ब्लॉक के लोग थे पढ़े लिखे, और अपने जिला के लोग थे, इनके साथ में वर्कशॉप किया पढ़े लिखे लोगों के साथ कि भाई क्या हम समाज को ऐसे ही छोड़ दें या हम पढ़े लिखे लोगों की कोई जवाबदेही होती है। तो सबने महसूस किया कि नहीं, पढ़े लिखे लोगों की जवाबदेही होती है कि हम इस पर करना। फिर हम लोग इसे क्या करें, चुनाव नजदीक सामने लाके देखोगा कि हर हमारे समस्या का समाधान अगर राजनीति से पैदा है तो समाधान भी राजनीति से होगा। इसलिए अगर पढ़ा लिखा आदिवासी समाज, हम स्कूल के टॉपर हैं अपने बैच के, तो हम टॉपर जैसा आदमी खाली नौकरी करते रह गए और वो जो जितना गांव में बच गया है ना, जितना खेजरा लोग, अब उसके भरोसे हम सोच रहे हैं मेरा भलाई होगा। तो इसलिए जो है इंटेलेक्चुअल मास को सामने आया। इसके बाद में लगातार गांव-गांव में हम लोग वर्कशॉप किए और लास्ट में हर एक बूथ मैनेजमेंट तक गए, और हम लोगों ने जो 30 साल से बीजेपी को नहीं हटा पाया था 19 में हटा दिए। हमने टारगेट लिया कि 5 साल के अंदर चेंज करेंगे। तो इट इज पॉसिबल, लेकिन जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा गांव स्तर से लेकर के, और उस आंदोलन के अंदर में आपको आर्थिक आंदोलन भी डालना पड़ेगा, शैक्षणिक आंदोलन भी डालना पड़ेगा, सांस्कृतिक आंदोलन भी आपको डालना पड़ेगा। और इस तरह से आपको जब आप राजनीतिक दबाव बना सकेंगे, क्यों आपका नेता आपकी बात को नहीं सुनता है, आपका एमएलए आपकी बात को नहीं सुनता है, इसलिए कि वो समझता है ये तो पार्टी के टिकट से वोट मिला है, आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस दिन आज हमारे प्रखंड, हमारे जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, आज मेरे पॉकेट में 40,000 वोट मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए कोई भी नेता आएगा, हम लोग बोल देते हैं भाई सुनो, आपको इस एरिया में प्रचार की जरूरत नहीं है, आप हमारे ऑफिस में आइए, हम जैसा कहेंगे वैसे हो। क्योंकि लोग हमारे, बूथ हमारा, वोट हमारा, तो बाकी हमारे ही लोग हैं, तो हम किसी को उठ और बैठ कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, जब आप संगठन को स्टार्ट करेंगे गांव स्तर से, वो ट्रेडिशनल के साथ अगर आप जुड़ेंगे और उससे इकोनॉमी, जैसे अभी हमारे गांव में हमने शुरू किया कि ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने 10 किसानों ने मिलकर 30 एकड़ में मैंगो प्लांटेशन कर दिया, और 5 साल से अब वो फल निकलना शुरू हो गया, लोग 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हैं। तो सिंगल में तो होगा नहीं, अकेला अगर आप इसी तरह बगान कीजिएगा तो गांव का लोग भैंस और गाय घुसा के सबको खिला देगा। तो 15 में मिलकर कीजिए, एक ही जगह कीजिए, एक साथ कीजिए, क्योंकि ट्राइबल इकोनॉमी है, सामूहिकता क्या है, एकला कीजिएगा नहीं सकिएगा, सामूहिकता करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी में सामूहिकता, पढ़ाई पर भी ध्यान देनी होगी, शिक्षा पर भी, साथ साथ में आपको राजनीतिक चेतना भी इस तरह के अवसर और संघर्ष आयोजित करना पड़ेगा, और तब धीरे धीरे आपको दिखना होगा, वोटर लिस्ट को अध्ययन करना पड़ेगा और प्रभावित करना पड़ेगा नेता को। जब तक नेता आपसे नहीं डरेगा, आपके संख्या से नहीं डरेगा, आपके संख्या बल से नहीं डरेगा, तब तक आप जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट भी नहीं मिलेगा, फिफ्थ शेड्यूल भी नहीं मिलेगा। सरकार को जब तक आपके विचारधारा के लोग नहीं आएंगे, तब तक विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और हमारा नेता जो है पेट पालने वाला नहीं होना चाहिए, डेडिकेटेड, है ना। तो नीचे से आप निकाल सकते हैं। इसलिए भाइयों, मैं चूंकि आप लोग का जो क्वेश्चन बार बार आ रहा था, तो ये इसका मैं समाधान देने का प्रयास कर रहा था कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़े। और ये सही में आज का समय है, सारा नॉलेज हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आज हमको इसको कैसे लेना है, शुरू कहाँ से खत्म करेंगे, शुरू होगा ग्राम सभा से, अंत करेंगे विधानसभा और लोकसभा में। और अगर ये रिलेशन हम बना पाते हैं और दबाव बना पाते हैं, तो आपकी बातें विधानसभा में रखी जाएंगी, आपकी बातें लोकसभा में रखी जाती है। दूसरा है बार्गेनिंग कैपेसिटी होता है राजनीति में। जरूरी नहीं है कि आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बननी थी तो उसको 3 एमपी की जरूरत थी, है ना। शिबू सोरेन के पास कितना एमपी था? 4। कितना था? कितना एमपी था? 4। और घट कितना रहा था? 3। उस समय में देखिए, बोलना नहीं चाहिए, झारखंड पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा। झारखंड पार्टी ने उस समय में झारखंड राज्य मांगना अच्छा समझा या पैसा लेना अच्छा समझा? उस समय में पीवी नरसिम्हा राव जिस समय थे, झारखंड कब मिल गया होता? 81-82 में। तो उस समय बोलिए झारखंड में हमारे आदिवासी, हमारे झारखंड में तो 4 एमपी थे, 3 एमपी चाहिए था सरकार बनाने के लिए। अगर उस समय वो ये दावा कर देते कि आप झारखंड अलग करेंगे तो हम आपको समर्थन देंगे, और आप नहीं करेंगे तो हम समर्थन नहीं देंगे, तो झारखंड कब मिल जाता? कब मिल जाता? कभी कब मिल जाता, है ना। और हमारे शिबू सोरेन हो सकते हमारे लिए क्या होते, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता होते झारखंड के। लेकिन उस समय में झारखंड पार्टी ने समझा 2-2 करोड़ रुपया लिया जाए, झारखंड को भाड़ में जाने दिया जाए, है कि नहीं। और सभी ने क्या किया? 2-2 करोड़ रुपया लिया। तो कभी आपकी 4 एमएलए भी अगर हो जाए और चारों अगर आपके विचारधारा के हो गए, सरकार किसी के भी रहेगी, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि नहीं। हमको फिफ्थ शेड्यूल दीजिए, हमको ग्राम सभा दीजिए, हमको ये दीजिए। और उसके लिए हमारा जो होगा, जैसे डाटा, हम लोगों ने जब नेत्रहाट आंदोलन शुरुआत किया था तो सरकार बोलती थी कि मात्र 30,000 लोग डिस्प्लेस होंगे। कितना बोलती थी? सरकार का डाटा था कितना हजार डिस्प्लेस होंगे? 30,000। कितना गांव होगा? 345। और ये डाटा पूरा चलता था, आर्मी के डिबेट में चलता था, विधानसभा में जब झारखंड सरकार चलता। हम लोगों ने क्या किया, सारे छात्र उस समय आंदोलन में हर एक गाँव में जाकर के हम लोग अपना सर्वे कर डाला
और सर्वे करके नाम लिख करके सर्वे करके लिस्ट बना दी और सर्वे करके ये बताया सरकार को कि 3.5 लाख लोग डिस्प्लेस होंगे। कितना होंगे? 3.5 लाख। तो आप जो आदिवासी एक गांव में, 2 गांव में, 3 गांव में, 4 गांव में, 5 गांव में, कोई डाटा है हमारे पास कितना लोग है संख्या में, वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं, जनसंख्या हमारी कितनी है? हमारा अपना भी एक डाटा होना होगा कि हमारा पॉपुलेशन इतना है, और पॉपुलेशन को आपको वोट में कन्वर्ट करने का ताकत भी होना होगा। और ये झारखंड में मैं देख रहा हूँ एक विचारधारा चली है, भले आज पार्टियों के संदर्भ में है, लेकिन ये दिन दूर नहीं है कि देखिएगा सामाजिक आंदोलन खड़ा होगा और इंटेलेक्चुअल मास को आना पड़ेगा। तो यही दोस्तों, चूंकि अधिकारों के साथ हम लेंगे कैसे, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि आपके जिलों की, आपके बनाव, आपके लोग, आपके गांव के हिसाब से मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन ये बात सच है हमारा जो है 5th शेड्यूल को लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक दबाव बनाने की जरूरत है। राजनीतिक दबाव बनाने के लिए हमें गांव स्तर पर हमारा जो भी परंपरागत संगठन है उसको हमको मान्यता देना होगा, बैठना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल लोगों को उसकी महत्व को बतानी होगी, और जो भी हमारे अधिकार से ग्राम स्तर पर उसको वहां से शुरू करनी होगी, और तब जाकर के आपका एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। अन्यथा एक नेता जो होगा पैदा होगा, नेता को खरीद लिया जाएगा और पार्टी से वो तो पक्का आपका काम नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है आपकी संख्या अगर काफ़ी है, देखिए आज एक MLA बनाने में कितना वोट की जरूरत है? 1 लाख अगर आप ला सकते हैं तो MLA बन जाएंगे भाई। हम लोग को देख रहे 71,000 में हम MLA बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दूसरा का भी तो वोट कटेगा, ऐसा थोड़ा है कि सब वोट एक तरफ आएगा। तो ज़रूरत यह है कि हमें ग्राम स्तर से शुरू करके आपको विधानसभा, इसलिए हमारे झारखंड में जहाँ जहाँ पैसा लागू है, यह डायलॉग प्रचलित है, लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। कह तो रहे हैं, लेकिन हम इसको चरितार्थ कैसे करेंगे? शुरुआत करनी होगी ग्राम सभा से। तो यही कहकर मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूं। और फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में हमने बहुत संक्षिप्त ढंग से बताया कि इसकी भूमिका खाली हमने डाला कि भाई आदिवासियों को कभी जंगल काटने के लिए अंग्रेज लोग ले गए, कहीं बसा दिया, कहीं हम पहले से बसे हैं और जंगल में हम आज़ादी के साथ हम लोग उसका उपयोग करते थे, वो हमारा पार्ट है, जल जंगल जमीन हमारा आदिवासियों का है। लेकिन कई बार जैसे सरकारों के नियम कानून बनते गए, ब्रिटिश के 1927 के फॉरेस्ट राइट एक्ट मैंने उस पर कितने अमेंडमेंट हुए, तो कई बार ये क्लैश होता था। कभी किसी को सेंचुरी बना दिया, किसी को पार्क बना दिया, किसी को अभयारण्य बना दिया, किसी को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, किसी को कुछ फॉरेस्ट बना दिया। अब इतने कानून लगा दिए गए कि ट्राइब के साथ क्लैश होते थे। अब इसको कैसे संरक्षित किया जाए? फॉरेस्ट के अंदर में कुछ जमीन भी हमने काट के बनाई, या वर्षों से हम उसको जो प्रति जमीन था हम उसको खेती कर रहे हैं, सरकार बोलती है जंगल का जमीन ये तुम्हारा नहीं है। इन तमाम चीजों को सेटल करने के लिए 2006 में ये आपको अधिकार देने के लिए ये फॉरेस्ट एक्ट आया, जिसके अंदर में जमीन उसके अंदर में पट्टा, लेकिन इसका लिमिट कौन देगा? ग्राम सभा देगा। और ग्राम सभा क्या है? इसका मतलब है आदिवासी इस धरती में रहेगा, उसको अधिकार चाहिए, तो उसको हमेशा से नियमित रूप से किसकी बैठक होनी चाहिए? क्योंकि आदिवासी समाज मीटिंग कैसे करता है? जब जरूरत पड़ेगा तो ढोल बजा के कोल करेगा, ये ना होता है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? अब हमको हो सकता है कि 3-3 महीना में या 6-6 महीना में बैठना ही पड़ेगा, पर बैठना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ तक कि झारखंड का जो 2001 का पंचायत अधिनियम है वो कहता है, देखिए हम लोग उसको मानते नहीं, वो गलत है, लेकिन उस पर ये भी है, अगर 3 महीना के अंदर में कोई भी ग्राम सभा की बैठक या पंचायत की बैठक कोई मुखिया अगर नहीं कर रहा है, तो 3 महीना के में अगर नहीं करता है तो उसको हटाया भी जा सकता है, इसको सब हटा देंगे। इसका मतलब है हमारे ग्राम सभा की बैठकें कितने दिन में होनी चाहिए? कम से कम 3-3 महीने में तो होना ही चाहिए, लेकिन जब जरूरत होगा तब हम उसकी बैठक बुलाएंगे, है ना? कभी कभी 2 साल तक जरूरत नहीं पड़ता है, कभी 3 साल तक जरूरत नहीं पड़ता। अभी तक हमारा जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं थी, ट्रेडिशनल ग्राम सभाएं, वो सिविल कोड का काम करती थी, है ना? लेकिन अब हमको सिविल कोड के साथ साथ में डेवलपमेंट का काम को भी उसमें लेना पड़ेगा, जिसमें इकोनॉमी, जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया मेरे गाँव के अंदर में, कंडूला जी गए थे कि जब मुझे लगा पूरा बंजर जमीन था, कहीं नदी नहीं, पानी नहीं, हम लोगों ने ग्राम सभा करके इस बात को मैंने बताया लोगों को कि भाई देखो यहाँ कुआं लिया जाए, तालाब लिया जाए, और हमारा जो बंजर जमीन है इसमें हम लोगों ने ट्राइब के लिए कहा नीचे वाला जमीन में ये तो बंगाल है, यहाँ तो पानी है, कि हर एक घर का एक तालाब होना चाहिए, हर एक घर का बंजर जमीन में बगीचा होना चाहिए। और अभी हमारे गांव में स्टार्ट किया, सब लोग मुझ पर हंसे कि यार सूखा ताड़ में आम का पेड़ लगाए, बैल बकरी खा जाएगा, लेकिन मैंने 2 साल बचाया, हिम्मत से काटा तार लगाया। बाद में एक NGO आ गई और आज हमारे गाँव में 35 एकड़ पर आम का बगीचा लगा है, करीब 3500 पेड़ है ना? हर किसी को 400 पेड़, किसी का 500, किसी को 1.5 लाख पैसा मिला, किसी को 2 लाख मिला, जिससे हमारे बाप दादा लोग 30,000 नहीं कमाए थे। अब हम लोग आ रहे हैं, मिल्क उत्पादन में उतर रहे हैं। सामूहिकता मेरा नहीं, जो होशियार है पूरे गांव के लिए प्लानिंग करेगा, वो सबके लिए करेगा। क्योंकि अगर आपका खेत बीच में है और चारों बगल में सबका खेत हो गया तो आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे? लेकिन अकेला घेरा करके देख लीजिए, आप नहीं बचिएगा। तो इकोनॉमी को भी अब हम मिल्क उत्पादन में अपने विलेज के अंदर में हम उतर रहे हैं कि हर गाँव, हर घर का क्या होना चाहिए? गाय तो होना ही चाहिए। क्योंकि जल जंगल जमीन की बात अगर हम करते हैं इकोनॉमी को ही, तो ग्राम सभा के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को अर्थव्यवस्था में भी, क्योंकि देखिए भाषण सुनते सुनते लोग अब क्या हो गए हैं,
थक गए, अब क्या बोलते हैं, कुछ राशन का भी व्यवस्था होना चाहिए। तो अगर आपके मीटिंग में और आपके भाषण में अगर लोगों को भविष्य नहीं दिख रहा है तो कितना दिन आपका पीछे घूमेगा आदमी, बहुत दिन आपका पीछे नहीं आने वाला। इसलिए हमारे पास में अगर एक सशक्त विचारधारा है, उसकी अगली कड़ी होगी योजना। एक विचारधारा के बाद क्या होता है, योजना। योजना में राजनीतिक योजना होगी, सामाजिक योजना होगी, आर्थिक योजना होगी, उसके बाद होगा कितना दिन। जैसे हमने 19 में मैंने शुरू किया, 5 साल के अंदर बीजेपी को हम कबाड़ेंगे, और 19 में हमने कबाड़ा। तो 5 साल का टाइम देते, हर 5 साल में आप राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा होता है कार्यक्रम चलाने होंगे लगातार आपको, कार्यक्रम चलाने के बाद में लोगों तक पहुंचना है, और लास्ट में संगठन। कई बार क्या होता है, पहले संगठन बनता है, लेकिन मानकर साहब के बुक में मैंने पढ़ा पहले क्या होना चाहिए, विचारधारा। क्या होना चाहिए, पहले 5 लोग संगठन बना लिए, विचारधारा है ही नहीं, 6 महीने के बाद झगड़ा हो जाता है कि नहीं। कोई योजना आपके पास है ही नहीं, कोई आपके पास में लक्ष्य है ही नहीं, टाइम लिमिट है ही नहीं, कितने साल तक चलेंगे, कार्यक्रम क्या चलाएंगे, और लास्ट में होगा, इसके बाद होगा आपका संगठन को सशक्त बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चूंकि कंडूला दा लोग विद्वान लोग हैं, है ना, तो इनके साथ में नॉलेज पार्ट ज़्यादा शेयर करते हैं, और मैं मेरा जो ज़्यादा पार्ट होता है मैं संगठनात्मक या आंदोलनात्मक संगठन पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो यही कहकर मैं अपना वक्तव्य करता हूँ, और आप लोगों ने बहुत शांति से सुना। मैंने आपका आंसर दे पाया नहीं पाया, लेकिन जितना मैं समझ सका, क्योंकि कोई आंदोलन को, कोई नॉलेज को समझने के लिए भी, मैं कंडूला जी से बात कर रहा था, 20 साल 30 साल लग जाता है माइक में खड़ा होकर बोलने के लिए, कि आप लोगों को बता पाए, समझ पाए। इसलिए हमारे समाज के अंदर में सच में लगातार सेमिनार आएंगे, लगातार मीटिंग में आएंगे, हो सकता है 10 साल लगे, 15 साल लगे, धीरे धीरे आपको समझ में आती चली जाएगी। तो आज मैं यहाँ पर आपका यूनाइटेड फोरम ने जो एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप रखा है, मैं कह सकता हूँ सेमिनार रखा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आगे भी लगातार सेमिनार को रखें, और इस तरह से लोग आएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, संबंध होगा। कंडूला जी से हमारी बातचीत हुई तो मैंने यही कहा कि दादा, उड़ीसा के लोगों से तो हम लोग थोड़ा मिलते जुलते हैं, बट लगता है बंगाल में भी एंट्री मिल रहा है हम लोग को मिलने जुलने का। देखिए, बंगाल में हम लोग काम करने वाले नहीं हैं, बंगाल में आप ही काम करेंगे, लेकिन एक संपर्क तो हो सकता है। आपने जो अच्छा काम किया हमें बता दीजिएगा, अगर हम कुछ अच्छा काम किया तो आपको बता देंगे। दोनों भाई जो अच्छा होगा उसको एक दूसरे को ले करके चल सकते हैं, और हो सकता है कि लोकसभा में अगर जरूरत पड़ेगी तो दोनों भाई मिलकर दबाव दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपना स्पीच अंत करता हूँ। धन्यवाद।